भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में जो है वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। जैसे अब तेज धूप होती है तो क्या होता है, जो जल है नदियों का झीलों का क्या है, वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। अब आप आगे देखेंगे, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। अब जल चक्र क्या होता है कि जल जो है हमारा नदियों का, सागरों का क्या है, तेज धूप पड़ने पर क्या है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और फिर जब ऊपर बहुत अधिक मात्रा में हुमस हो जाती है तो फिर वर्षा के रूप में वही जल जो है वापस नदियों में, झरनों में, तालाबों में आ जाता है। तो इसको क्या हम बोलते हैं, जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। अब आप सिर्फ पानी का प्रयोग जो है पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, कितने कामों में आप जल का प्रयोग करते हैं। और जैसे कृषि में भी है और उद्योगों में भी है, कितनी जगह ऐसी है जहाँ पर हम पानी का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। बिजली बनाने में भी हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। तो जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण जो है अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। अब जब क्या होगा, हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, भोजन हमें अधिक मात्रा में चाहिए होगा, फसलों की जो है नकदी फसलें हैं वो हमें अधिक मात्रा में चाहिए। तो इन सब के लिए क्या है, जैसे नगरों का भी विकास होता जा रहा है, तो इन सब के लिए क्या है, अलवणीय जल की जो है आपूर्ति जो है हमारी कम होती जा रही है। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रियाकलाप। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है, और लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब आप ये देख सकते हैं, पीना 3 लीटर, खाना बनाना 4 लीटर, नहाना 20, और फिर शौचालय 40, वस्त्र धोना 40, बर्तन धोना 20, बागवानी 23। कुल ये क्या हो गया, 150 लीटर जल का प्रयोग एक व्यक्ति प्रतिदिन करता है। और अब आप एक और देखें नीचे, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए क्या करता है, पूर्णतः निर्भर रहता है। अब आप देखें आगे, जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब जल उपलब्धता की समस्याएं कैसे आएंगी? जब आप बहुत अधिक मात्रा में जल का प्रयोग करेंगे। अब क्या है, बहुत से देशों में क्या हो जाता है, सूखा पड़ता है। क्यों सूखा पड़ता है?
एक तो बारिश नहीं होती है, जो रसायनों का प्रयोग हम अधिक मात्रा में कर रहे हैं उससे क्या है जल दूषित हो रहा है, और जो है वो मौसम हमारे बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर जल की कमी होती जा रही है। अब आप ये चित्र देख रहे हैं 2.8 यमुना नदी वाहित मल औद्योगिकी बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। अब देख रहे हो आप यमुना नदी में कितना गंद जो है लोग फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है उद्योगों का भी जो है, उद्योगों में भी क्या है बहुत से ऐसे रसायन है जो नालियों के द्वारा सीधा यमुना नदी में जा रहे हैं, लोग कचरा वहाँ बहुत फेंकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे यहाँ पर वातावरण को भी दूषित कर रही है, और जल को तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ साथ वातावरण भी जो है दूषित हो रहा है। अब आप आगे देखें, जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल का एक नवीनीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बाह्य स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिक रसायन अजैव नवीनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बाह्य स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकलों में सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब देखो आप यह चित्र देख रहे हो 2.9, इसमें क्या है स्प्रिंकल करा जा रहा है। एक पाइप में जो है ऐसे फुहारे से लगा दिए जाते हैं जिसमें दूर दूर तक जो है पानी सभी उसमें फैला दिया जाता है, सभी जो है फसल पर ये पानी पहुंच जाता है। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी नहरें हैं नहरों को पक्का करना चाहिए ताकि वो पानी जो है उनमें रिसाव ना हो, पानी इधर उधर बर्बाद ना हो। और जो है नाइट्रेट और पीड़कनाशक दवाओं को जो है रोकना चाहिए, और जिससे क्या है जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। अगर आपने सुना कि बहुत से ऐसे आप बीमारियां हैं जो आपको दूषित जल पीने से होती हैं, जैसे कोलरा है, टाइफाइड है, ये डॉक्टर्स आपको बोलते हैं ना कि आपने गंदा पानी पिया होगा जिससे आपको यह बीमारी हुई है। तो हमें जो है बहुत सुरक्षित ढंग से जो है सिंचाई में भी अच्छी विधियों को अपनाकर अपने बहुमूल्य जल को है वो संरक्षित करना है। और मनुष्य को नदियों नालों में अपने फैक्ट्रियों का और
घरों का कूड़ा नहीं फेंकना है, तो जिससे क्या है जल दूषित होने से बच सकता है। आगे आप देखें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है और वन्य जीव क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग जो है हम दैनिक जीवन में करते हैं। अब देखो, अब आपको भी कभी अगर स्कूल वाले लेके जाए हस्तशिल्प प्रदर्शनी, जहाँ पर क्या है लोगों ने अपने हाथों से चीज़ों को बनाकर रखा होता है। हमारे यहाँ पर सूरज कुंड में जो है एक मेला लगता है, वहाँ पर भी हस्तशिल्प कलाकार आते हैं जिन्होंने अपने हाथों से जो है चीज़ों को बनाया होता है। और जैसे 14 नवंबर को प्रगति मैदान में भी जो है एक मेला लगता है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथों से बनाई होती हैं, कुछ मशीनों की बनाई हुई होती हैं। तो जब स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत सुंदर हैंडबैग है, थैला है और क्या है कि टोकरियाँ हैं, कुर्सियाँ हैं, जो किन चीज़ों से बनी हुई थी, जूट से, बांस से, बेंत से। तो ये सब चीज़ें जो है विद्यार्थियों को बहुत ही सुंदर लगी। तो फिर उनकी टीचर ने बताया कि यह जो है भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में जो है बांस बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि ये चीज़ों को वहाँ के लोग बनाते हैं। और फिर उन्होंने क्या देखा कि एक रेशमी स्कार्फ, जैसीले क्या देखा वहाँ पर एक रेशमी स्कार्फ, वो उस स्कार्फ को देखकर बहुत ही खुश हो गई। तो अध्यापिका ने फिर उनको समझाया कि यह जो स्कार्फ है यह रेशम से बना है। रेशम कीटों को जो है शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है और फिर उनसे धागा बनाया जाता है और फिर जो है रेशम की चीज़ें बनती है। तो बच्चे समझ गए कि पौधे जो है हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें देते हैं। अब जैसे बांस के पौधे हो गए और रेशम के कीड़े भी हमें कहाँ से मिले, पेड़ से मिले। अब आप यह चित्र देख रहे हैं, रेशम कीट, यह एक शहतूत के पेड़ पर है, इसके लार्वा से जो है वो धागा बनाया जाता है। तो प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमें सोच समझकर अच्छे से इनका जो है प्रयोग करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो अब आपने देखा कि जैव मंडल क्या है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। अब आप भी देखो, आप भी बहुत सी चीज़ों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह से जैव मंडल में भी जीवों की सभी जातियां जीवित रहने के लिए क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो इस जीवन तंत्र को हम क्या बोलते हैं, परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है।
पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेक्टस, तारपील का तेल, गोंद, औषधीय पौधों और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अतिरिक्त जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। अब देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें मिलता है। जैसे अब पौधे हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक चीज़ है। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, पेड़ पौधों से। इसके अलावा क्या होता है कि जो बहुत से कीट ऐसे होते हैं जो भूमि में पाए जाने वाले ऐसे जीव होते हैं जो फसलों को ख़राब करते हैं, उनको ये लोग खा लेते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदा दे रहे हैं। और बहुत से हमारे यहाँ पर ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनसे हम अपने यहाँ पर दवाइयाँ बनाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, बहुत से ऐसे जो है फल हैं और हमें जो प्रकृति से मिल रहे हैं वो हमारे लिए आवश्यक है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति दे रही है और हमारे लिए वह जो है बहुत ही उपयोगी है। अब वन्य जीवन में क्या है, जंतु हैं, पक्षी है, कीट है। अब जैसे दूध हमें मिलता है, मांस मिलता है, ऊन मिलती है, ये सब हमें किससे मिलती है, जंतुओं से मिलती है। अब क्या है, कीट जैसे मधुमक्खी हमें क्या देती है, शहद देती है, फलों के प्रांगण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपना भोजन के लिए क्या होती है, कीटों पर निर्भर करती है। हर एक चीज़ दूसरों पर निर्भर होती है। तो ऐसे ही हमारा जो है जीवन चक्र चलता रहता है। आगे देखें, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अप्रमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। वनस्पति की जो वृद्धि है वो किस पर निर्भर होती है, तापमान और आर्द्रता पर। अब क्या है, वनस्पति को किन वर्गों में रखा गया है, जैसे वन है, घास स्थल है और गुल्म है और टुंड्रा है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन में अजगर, आप एक चित्र देख रहे हैं। अब भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है, बहुत बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। इस प्रकार वन जो है वो क्या होता है, प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या है, आर्द्रता कम हो जाती है। वैसे ही वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जहाँ पर नॉर्मल वर्षा होती है वहाँ पर क्या होता है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास होती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो शुष्क प्रदेश कहलाए जाते हैं और वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में जो है पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ
किस तरह की होती है, कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। अब देखो, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन जो है वो सम्मिलित है। अब आगे देखें हम, पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष को काट दिया गया। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब देखो, 2 शताब्दियाँ कितनी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पूरे विश्व में जितने लोग थे इस समय पर क्या है, आज उससे भी बहुत अधिक लोग हैं। तो जो है, जब लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी तो लोगों को खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और फसल को उगाने के लिए क्या करने लगे, वो वनों को काटने लगे। तो जिससे क्या है, विश्व भर में क्या है, वनों का जो आवरण है वो समाप्त हो गया और हमें इसको रोकना चाहिए। अब आप एक यह चित्र देख रहे हैं 2.5 स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज। इसमें क्या लिखा गया है, ट्री द वर्ल्ड वी डिपेंड अपॉन, वेयर विल वी गो व्हेन द ट्री इज गॉन। अगर ये पेड़ चले गए तो हम कहाँ जाएंगे। आगे आप देखें, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। चित्र आप देख रहे हैं, चित्र 2.16 सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन की क्षति। जब सुनामी आई तो यहाँ पर वनों की जो है किस तरह से हालत हो गई, आप यह चित्र में देखा आपने। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र की भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या को बढ़ाना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो बच्चों, किस तरह से जो है हमें प्राकृतिक अपनी वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण करना है, क्योंकि वन हमारी एक संपदा है और यह पौधों और जंतुओं को तो आश्रय देती है और यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और जैसे बहुत सी जातियां जो हैं वनों में ही रहती हैं, बहुत से पेड़ पौधे हमारे वनों में उगते हैं। अगर ये सब नष्ट हो जाएंगे तो हमारी जो है बहुत ही हमारे जो है आज के समय में महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन जो हैं वो लुप्त हो रहे हैं और हमें क्या, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो हमें क्या करना है
कि लोगों को समझाना है कि पशुओं की खाल का इस्तेमाल नहीं करना है, उनका चमड़ा नहीं लेना है, और फिर इसके बाद जो उनके नाखून, दांत, सींग है, इनको एक जो है वो इकट्ठा करके व्यापार करते हैं, इस पर रोक लगानी है। और यह एक गैर कानूनी व्यापार भी जो है अब हो गया है, क्योंकि आज के समय में जो है चीता, शेर, हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, ये सब जो है बहुत ही कम होते जा रहे हैं, तो हमें इनकी रक्षा करनी है। अब आप ये ब्लैक बक की सुरक्षा की हमें आवश्यकता है, काला हिरण जो अब हमें देखने को ही नहीं मिलता है। अब आप देखें, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झील झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब हमारी सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, वन्य जीव अभयारण्य खोले हैं, जहां पर इन जीवों को सुरक्षित रखा गया है। अब आप एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में क्या है, दावानल। एज कैलिफोर्निया फायर्स रेज फॉर 4th डे, होप्स रेस्ट ऑन विंड्स ईजिंग। आपको पता है कि कैलिफोर्निया में एक बार आग लगी थी, तो उसको बुझाना कितना मुश्किल हो गया था, तो उसमें कितने ही नुकसान हुआ था, यह उसका चित्र है। अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। समाचारों को पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई और इससे कैसे बचा जा सकता था। अधिक जानिए। दावानल प्राणी जात और वनस्पति जगत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खतरा है। दावानल जो है मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। अब आग किस तरह से लगती है। नंबर 1, तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण आग का लगना। नंबर 3, स्थानिक लोगों, उद्यमी एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगना। फिर है नियंत्रण के कुछ उपाय। नंबर 1, शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगना। तो देखो किस तरह से यह आग लगी और इसको हम किस तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं। आगे आप देखेंगे, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो ये लुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूक कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और
पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। अब आपको पता है कि बहुत सी हमारी यहाँ पर जातियाँ हैं जो प्राणियों की, वो जीव जंतुओं की, वो विलुप्त होती जा रही है। क्यों विलुप्त होती जा रही हैं? उनको शिकार के द्वारा मार दिया जाता है। लोग अपना शौक पूरा करने के लिए कि हम शिकार कर रहे हैं तो वो जीव जंतुओं को मार देते हैं। और कुछ लोग जो हैं व्यापार के माध्यम से इन लोगों का शिकार करते हैं, उनके खाल से चीज़ें बनाते हैं और उसको बहुत अधिक दामों पर बेचते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं और बहुत से उद्यान खोले गए हैं जहां पर इनको सुरक्षित रखा गया है और बहुत से कानून बने हैं। और बच्चों को भी समय समय पर जो है वो चिड़ियाघर या वन्य जहाँ पर जो है कि वन्य बहुत सारे जीवों को रखा गया है वहाँ पर लेकर जाना चाहिए और वन महोत्सव को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके अलावा क्या है, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए भी क्या है, बच्चों को जागरूक करना चाहिए। आगे देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरजेट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो बच्चों, हमें अपने इन जीवों को सुरक्षित रखना हमारे हाथ में है। हर एक व्यक्ति का जो ये एक कर्तव्य है कि उसे इन जीवों को सुरक्षित रखना है। अधिक से अधिक आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए अपने वातावरण को जो है प्रदूषण से बचाने के लिए। और जैसे बाढ़ ना आए, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए आपको क्या है, पेड़ों को लगाना चाहिए। तो यह हमारे जो है हमारे लिए यह एक जो है ऐसा कार्य होना चाहिए जो सब व्यक्तियों को करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं एक चित्र है यहाँ पर चीतलों का झुंड 2.8 और 2.19 में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हाथियों को जो है सुरक्षित रखा गया है, तो उनका झुंड आप देख रहे हैं। आगे देखो आप, क्या आप जानते हो CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरजेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रावल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। तो देखो, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता हुआ सरकारों के बीच में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है वो प्राणियों और वन्य जीवों पर, पौधों पर कोई भी खतरा नहीं है। और जिसमें क्या किया गया, 5000 जातियों को पशुओं की सुरक्षित रखा गया और 28,000 जो जातियां हैं पौधों की, उनकी रक्षा का जिम्मा उन लोगों ने लिया। अब हम बच्चों, यह हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी मुख्य जो है जलवायु कारक कौन से हैं? तो आप इनका उत्तर लिखेंगे। मृदा निर्माण के 2 मुख्य जलवायु कारक हैं, तापमान और वर्षण। ये हमारे 2 जो हैं वो मुख्य जलवायु कारक हैं। फिर दूसरा है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण। तो आप अब इसका उत्तर लिखेंगे।
भूमि निम्नीकरण के दो मुख्य कारक हैं, मानवीय कारण, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। तो ये हो गया हमारे प्रश्न 2 का उत्तर। अब हम प्रश्न 3 करेंगे। अगला प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है? तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। मानवीय कारण, वनोन्मूलन, और है फिर हमारा अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। प्राकृतिक कारण, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। अब हम आगे इसका हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? इसका उत्तर होगा हमारा अगला प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। भूमि निम्नीकरण के दो कारण हैं, मानवीय कारण, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, और फिर है हमारा तीसरा प्रश्न, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना पीना आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिर किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। 2 सोपान है, जैव मंडलीय और तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना। अब आगे प्रश्न है हमारा, आखिरी प्रश्न है ये, जल संरक्षण के उपाय। तो अब जल संरक्षण के हमारे क्या उपाय हैं? वृक्षारोपण, रिसाव व वाष्पीकरण को रोकना और वर्षा जल संग्रह। अब प्रश्न 2 है हमारा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो इसका उत्तर है मृदा का गठन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। तो इसमें है मृदा का गठन। अब है अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, वैदिका कृषि। तो इसका उत्तर है वैदिका कृषि। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो इसमें ये ऑप्शन है, जब आवश्यकता ना हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये हमारे इसके हैं। आगे देखिए, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो इसका उत्तर है खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। अब हमारा प्रश्न 3 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए।
तो यह प्रश्न इसमें दिया गया है। अब आप पहले ये देखिए कि आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं सत्य अथवा असत्य। यदि सत्य है तो उसको कारण सहित लिखना है। तो इसका पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद क्षेत्र है। सत्य। इसका कारण है, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। यह मैदान समतल है जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ है। अब दूसरा है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो आप इसका उत्तर है सत्य। इसका कारण है, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है। अब तीसरा है हमारा, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो इसका उत्तर है सत्य। कारण, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो। आगे है हमारा प्रश्न, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो इसका क्या उत्तर है, यह है असत्य, और क्योंकि यह हमारे लिए सही नहीं है। अब प्रश्न है यह आप बच्चों को स्वयं करना है। तो आप हमारा यह जितने भी अब यह प्रश्न है यह अब बच्चे स्वयं करेंगे। तो यह हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले पाठ पर मिलते हैं।